राइट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कॉपी होगी ना ये तो, फिजिक्स वाला, तो कॉपीराइट आ जाएगा इस पे। तो एक काम करते हैं, अपना ओरिजिनल ही रखते हैं, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है और आज इसका होने वाला है लेक्चर नंबर 5, है ना, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स। और हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर एक आता है हाइड्रोलिक टरबाइन और एक हाइड्रोलिक पंप। तो लेक्चर नंबर 5 में हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलिक पंप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी ये टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको सिलेबस दिखा देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे थे 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देखा था और उसका डेरिवेशन भी ड्राइव किया था, ओके। और उसके जो पहले 2 लेक्चर थे उसमें हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये वाली की डेंसिटी, प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटीज, स्पेसिफिक वेट। और वहां पर भी हमने 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करे थे। और हमने देखा था न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड की हम बात कर चुके हैं। लाइक आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम देख चुके हैं। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक टरबाइन हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पेल्टन व्हील पढ़ेंगे, पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन पढ़ने वाले हैं। मतलब इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन की हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ रहे होंगे हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यहां से 10-10 नंबर के कई बार क्वेश्चंस AKTU में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को, आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग बिना कहे सब लोग कर ही देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, इनको पहले हम डिफाइन करने का प्रयास करें। देखिए, the hydraulic machines are defined as those machines which convert either hydraulic energy into mechanical energy or mechanical energy into hydraulic energy। मतलब हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। यस, ओके। तो अब यहां से आपको पता लग जाएगा, जैसे आप एक हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होंगी जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या बोलेंगे उनको? हाइड्रोलिक टरबाइन, जो कि आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी हाइड्रोलिक मशीन्स वो होंगी जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, और उन मशीन्स को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप। क्या बोलेंगे उनको हम? हाइड्रोलिक पंप। बात समझ में आती है? चलिए, तो लेक्चर को आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम ये समझ लेते हैं एक लाइन में कि हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर। वाटर की वजह से, देखो पानी है, वाटर है, अगर आप एक हाइट से उसको गिराएंगे, जैसे कि हम मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए किसी के ऊपर पानी गिरता है, तो ऊपर से अगर पानी गिराया जाए काफी तेजी से, तो चोट लगती है कि नहीं लगती है? तो पानी के अंदर एनर्जी है, और जितना ऊपर से आप पानी गिराओगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। बोलो यस और नो? तो इसका मतलब जितना पानी को आप ज्यादा हाइट पर लेकर के जाओगे, उतना ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी रहेगी। यस और नो? तो हाइड्रोलिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर। आगे चल करके डायग्राम के माध्यम से भी आपको और क्लियर होने वाला है। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो पावर प्रोड्यूस्ड एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन। ध्यान दीजिएगा, शाफ्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं टरबाइन की यहाँ पे। तो जो शाफ्ट है, मान लीजिए कोई इस तरह की शाफ्ट है, शाफ्ट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर शाफ्ट रोटेट करेगी, अगर शाफ्ट रोटेट कर रही है ना, अगर शाफ्ट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो आपको मिल रही है यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। जब भी बात हो रही होगी शाफ्ट रोटेशन की, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी की आप वहां पर बात कर सकते हैं। आगे समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। तो ये है हमारा जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कई तरह के, इंडिया में नहीं मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कई तरह के पावर प्लांट हैं, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब है यहाँ पर जो हाइड्रोलिक मशीन्स की यहाँ पर बात हो रही ना, यहाँ पर जो मशीन्स है इनके अंदर जो वर्किंग मीडियम है दैट इज वाटर, है ना, पानी। वाटर की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। आप देखिए यहां पर हमने क्या किया है, वाटर को यहां पर हमने स्टोर कर लिया है ना, एक डैम के माध्यम से, एक सीमेंट कंक्रीट का एक बड़ा सा डैम बनाया और यहां पर काफी हाइट तक हमने वाटर को जो है स्टोर कर लिया है। अब क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह की टरबाइन होती है ये, यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहां पर क्या है, टरबाइन लगी हुई है। अब टरबाइन के ऊपर क्या लगे रहते हैं, यहां पर एक रनर होता है, रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं। यहां पर आप देखिए बकेट्स, ये आप देख रहे हैं एक पूरी की पूरी पहिए के ऊपर एक सीरीज ऑफ बकेट्स है, वेन्स भी कह सकते हैं उनको, ब्लेड्स कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर जब पानी टकराएगा इस ब्लेड पे तो क्या होगा, ब्लेड ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, तो यानी कि ये रनर रोटेट करेगा, तो ये शाफ्ट जो है ये रोटेट करेगी। बोलो यस और नो, शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। अगर ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो यहां से क्या मिल जाएगी आपको, मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी को आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, जनरेटर की हेल्प से। अल्टीमेटली क्या करना है आपको, अल्टीमेटली आपको करना यह है कि इस टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट कराना है। कैसे रोटेट कराओगे, यहां से पानी आएगा, है ना, इस देखो ये पाइप लगा हुआ है, यहां से पानी आएगा और पानी यहां पर सीधा टकराएगा, है ना, तो ये क्या होगी, ये टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी। टरबाइन की शाफ्ट अगर रोटेट करेगी तो मिल जाएगी आपको मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी को आप ध्यान देना, यहां पे देखो जरा, यहां पर टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन की शाफ्ट है, वहां पर ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब करना क्या है आपको, यहां पर जो आपने पानी को इकट्ठा किया है, वाटर को इकट्ठा किया है, एक चैनल के माध्यम से, एक पैसेज के माध्यम से इस वाटर को लाना है। यहां पर देखो ये पानी इकट्ठा हो रखा है, यहां पे वाटर आ रहा है, यहां पे एरो से दिखाई दे रहा है आपको। जब ये पानी आएगा और ब्लेड्स पे टकराएगा, है ना, तो ये क्या होगी, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी। टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो यहां पर आप देखो टरबाइन की शाफ्ट से हमने जनरेटर की शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया है, जो कि क्या मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसफार्मर के माध्यम से और ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जहां पर सप्लाई करना है उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट करा रहे हैं वाटर को स्ट्राइक करा के। तो ऐसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अच्छा, इस पैसेज का नाम क्या है कि भाई इस डैम से, इसको बोलते हैं डैम, तो जहां पर पानी को इकट्ठा करते हो आप, तो पानी को जहां पर इकट्ठा किया उसको बोल दिया डैम। अब डैम यहां पर है और यहां पर टरबाइन है, तो डैम से टरबाइन तक वाटर कैसे आएगा, तो यहां पर जो पैसेज लगा हुआ है, जो एक चैनल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पेन स्टोक। क्या बोलोगे इसको, पेन स्टोक। तो पेन स्टोक के माध्यम से, पेन स्टोक के थ्रू यहां से पानी आएगा और यहां पर हाई वेलोसिटी से, यहां पर हाई वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन की ब्लेड्स पे। टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी और जनरेटर यहां पर लगा हुआ है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूं, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से तो हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़नी है। दूसरी चीज इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अलावा और कौन कौन से पावर प्लांट थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर ये यहां पर जो वाटर जो टकरा रहा है ना, पानी सीधा लिक्विड की फॉर्म में जो वाटर है वो टकरा रहा है यहाँ पे ब्लेड्स पे, तो इसके अलावा हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इस पानी को पहले हम बॉयल कर लें बॉयलर के अंदर और उसको स्टीम बना लें, वेपर बना लें। हाई टेम्परेचर, हाई वेपर की स्टीम अगर हम टरबाइन के ब्लेड से टकराएंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे वहां पर, है ना, बहुत सारे फायदे होंगे, है ना। आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे और बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते ही हैं। आप इस चीज यहाँ पर इसको कहां पर यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कहां पर प्रोड्यूस कर सकते हो इसकी हेल्प से, जहां पर वाटर अवेलेबल बहुत ज्यादा है और एक हाइट पर हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हिल स्टेशन जो होते हैं, है ना, पहाड़ी इलाके में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सक्षम है। हर जगह तो नहीं लगा सकते, प्लेन में इसको ज्यादा नहीं लगा सकते। बोलो यस और नो, तो कहां से लाओगे इतना पानी, कैसे रिजर्व करोगे,
ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या करा, पहले वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट कर लिया और स्टीम को सीधा टकराया कहां पे, ब्लेड से। तो स्टीम की हेल्प से ये टरबाइन रोटेट करेगी, उसको बोलेंगे स्टीम टरबाइन। ये कौन सा टरबाइन है आपका, हाइड्रोलिक टरबाइन, मतलब सीधा वाटर टकरा रहा है। और स्टीम टरबाइन का मतलब है उसको पहले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे, स्टीम टकराएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज, उसी स्टीम को हमने क्या करेंगे, फिर वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वाटर से स्टीम, स्टीम से वाटर, ये सब चलता रहता है। यूनिट नंबर 2 में आपको याद आ रहा होगा, 3 में। और रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, उसमें यही तो होता है ना। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी तो लिक्विड वेपर है ना। वहां पर रेफ्रिजरेंट कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर जो है वाटर की हम स्टीम बनाते हैं। तो आपका एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, सीधा वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा आपका हो गया स्टीम पावर प्लांट, जहां पर हम स्टीम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं, स्टीम वाले में हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। और इसके अलावा आईसी इंजन से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आईसी इंजन हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ ही चुके हैं। वहां पे भी क्या होता है, कंबस्शन होता है, पिस्टन चलता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है। अब क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट कर रही है तो आप पहिए मत मूव करो, उसमें क्या लगा दो, जनरेटर की शाफ्ट लगा दो, क्या बन जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं आईसी इंजन पावर प्लांट। इसके अलावा गैस पावर प्लांट भी होते हैं, राइट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट, आज के टाइम में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्लांट हैं जहां पर, जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड अगर हम बात करें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन से पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है, दैट इज स्टीम पावर प्लांट। लेकिन आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्टीम पावर प्लांट है, जो स्टीम पावर प्लांट है उसमें कोयले को बर्न, भाई आपको वाटर से स्टीम बनानी है कि नहीं, तो उसमें तो कोयले को बर्न करना पड़ेगा। और कोयला कहाँ से आएगा इतना, अभी आप देखते रहते हैं डीजल की, पेट्रोल की, कोयले की कितनी किल्लत जो है बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले न्यूज़ आ रही थी कि कोयला जल्दी खत्म होने वाला है, बिजली का संकट आने वाला है ना। ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी हिंदी अखबारों में। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी बातें हो गई आज। सो हाइड्रोलिक मशीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो भाई हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो हाइड्रोलिक, दो तरह की हो जाएंगी अभी, है ना। हाइड्रोलिक मशीन्स भी दो तरह की होंगी, एक टरबाइन और एक पंप। तो पहले बात कर रहे हैं हम यहां पर टरबाइन की, बात कर रहे हैं पहले हम टरबाइन की। तो टरबाइन में क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर आप देखेंगे पाइप लगा हुआ है, जिसको हम पेन स्ट्रोक बोल रहे थे अभी। तो डैम से वाटर आएगा और यहां पर जो है स्ट्राइक करेगा, तो ये क्या करेगा, जब स्ट्राइक करेगा तो ये पहिया घूमने लग जाएगा, ऐसे ऐसे नाचने लग जाएगा ये। तो टरबाइन की जो शाफ्ट है ये रोटेट करेगी, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, तो यहां पर हम जनरेटर की शाफ्ट लगा देंगे और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो टरबाइन ने क्या करा, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और जनरेटर ने इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स, यानी कि वो हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड हाइड्रोलिक टरबाइन। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है कौन, हाइड्रोलिक टरबाइन। आगे बढ़ा जाए, यस। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक पंप। नेक्स्ट क्या है आपका, हाइड्रोलिक पंप। इसका उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोलिक टरबाइन का उल्टा कर दीजिए, यानी कि द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो ये क्या होगा आपका हाइड्रोलिक पंप। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आपको ये क्लियर है। जैसे हाइड्रोलिक पंप आपके घर में भी लगा होगा, इसको यूज करते ही हैं। जैसे मोटर है, तो मोटर को जैसे ऑन करोगे तो क्या होगा, आपकी मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। मोटर की शाफ्ट, मैंने क्या बोला, जब भी कोई शाफ्ट रोटेट कर रही है इसका मतलब कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके ऊपर है, शाफ्ट के। तो जैसे शाफ्ट रोटेट करेगी तो जो मोटर की शाफ्ट है, तो उसी से तो आपका क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। तो पंप क्या करेगा, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाएगा। छत पे जो टैंक रखा हुआ है आपके पानी का, पानी को नीचे से ऊपर ले गया, मतलब पानी को हाइट उसने बढ़ा दी, है ना, हेड आ गया वाटर के अंदर। मैंने क्या बोला आपको कि वाटर जितनी हाइट पे ज्यादा होगा उतना हाइड्रोलिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो पंप ने क्या किया अल्टीमेटली, कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, है ना। अगर यहां पर आप ध्यान से देखो
तो भाई एक बात बताओ, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि वाटर की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया किसमें हमने, मैकेनिकल एनर्जी में। किसने किया, टरबाइन ने। किसने, टरबाइन ने। और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया किसने, जनरेटर ने। अब इसका जस्ट उल्टा करो आप, यहां पे क्या हो रहा है, पहले आपने मोटर को ऑन किया, जब मोटर को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं आता है, बोलो, या कटवे तो नहीं डाल रखे खंबे से, किसी पोल से ऐसी डाल रखे तो नहीं कटवे आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब आप मोटर का स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे। तो आपने क्या करा है, जैसे ही मोटर को ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर चलेगी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और ये काम कौन करेगा, मोटर। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो देखो, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसका जस्ट उल्टा करो नीचे, है ना, ये हो गया पंप आपका। तो जस्ट हाइड्रोलिक का उल्टा कर दीजिए, पंप का काम जस्ट उसका रिवर्स होता है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही होती है। ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन, और जबकि पंप जो है पावर को कंज्यूम करता है, वर्क को कंज्यूम करता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोलिक टरबाइन का, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, हाइड्रोलिक टरबाइंस आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स व्हिच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कितनी सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो एप्लीकेशन के अंदर या यूट्यूब के अंदर, एक बार आज देख लिया आपने, उसके बाद एग्जाम से पहले जिस दिन आपका क्लास टेस्ट होगा या जिस दिन आपका पीयूटी होगा, जिस दिन आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम होगा, एक दिन पहले आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में समझने की और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आज देख लिया, एक बार देख लिया, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करते समय भी आपको जस्ट ऊपर ऊपर देखना है। एप्लीकेशन के अंदर, यूट्यूब के अंदर, दोनों में क्या मिलते हैं आपको, ऑप्शन मिलते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हो। 1.5 और 2 की स्पीड पर आप देखना, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जस्ट रिवीजन के समय आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो यहां पर लिखा हुआ है कि टरबाइन्स आर दोज मशीन्स व्हिच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना। हाइड्रोलिक, अभी भी मुझे लगता है कई लोग ने तो अभी भी पहली बार में 1.5 की स्पीड पर देख रहे होंगे ना। तो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मैकेनिकल एनर्जी में। एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर यहां पे चलेगा और उसको हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एंड द इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से जो आप इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चल नाउ, और यहां से जो है क्वेश्चंस आया हुआ है आपका, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इंपल्स टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलो, तो यहां पर देख सकते हैं जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा। तो ये जो मैंने आपको देखिए कुछ डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाने, कई बच्चे क्या करते हैं ना, हर एक डायग्राम की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। हालांकि जब मैं आपको ये नोट्स दूंगा, पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, जब भी मैं आपको नोट्स दूंगा तो ये डायग्राम में हटा दूंगा इस तरह के। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं, आपको एग्जाम में नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। मैं इनको हटा भी दूंगा। जिस तरह से यहाँ पे ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम बनाने नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए थे। 3D वाले डायग्राम जो है, आपको जो नॉर्मल डायग्राम एकदम लाइन ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये है हमारा जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ये हो गया आपका डैम, है ना। क्या बोलेंगे इसको, हम डैम बोलेंगे। यहाँ पर ये डैम बना हुआ है और यहाँ पर हमने वाटर को इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये पानी इकट्ठा हो रखा है, काफी हाइट तक हम पानी को इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये टरबाइन है, इस टरबाइन को रोटेट कराना है। हमारा जो मेन पर्पस क्या रहता है, इस टरबाइन के शाफ्ट को रोटेट कराना है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हम यहाँ से वाटर लाएंगे और सीधा यहाँ पर पानी जो है टकराएगा, है ना, टरबाइन के ब्लेड्स पे। तो यहां पर आप देखिएगा एक बार फिर से, ये है आपकी टरबाइन की शाफ्ट, ये टरबाइन की शाफ्ट है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये एक पहिया लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं रनर।
आगे दिखाऊंगा एक बार फिर से। ये रनर है और इस रनर का जो पेरीफेरी है यहाँ पे वेन्स की एक सीरीज है। इसको आप वेन्स कह सकते हैं, ब्लेड्स कह सकते हैं, है ना, जो आप कहें वेन्स कह सकते हैं या ब्लेड्स कह सकते हैं या बकेट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही वाटर यहाँ पे टकराएगा इन ब्लेड्स पे तो शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से जैसे कि मैंने अभी बताया भी था पहले आपको, यहां से पानी को लेके जाना है और यहां पर टकराना है। तो डैम से टरबाइन तक, डैम से लेकर के टरबाइन तक जिस पैसेज के माध्यम से, जिस चैनल के माध्यम से, जिस पाइप के माध्यम से वाटर यहां से यहां तक हम कैरी करते हैं उसको बोलते हैं पेन स्ट्रोक। क्या बोलेंगे इसको, पेन स्ट्रोक बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है नोजल, नोजल लिखा हुआ है, बोलो यस और नो। यहां पर देखिए ये जो पेन स्ट्रोक है इसके एंड पे नोजल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक नोजल लगी हुई है। इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है नोजल का, लाइक दिस, ठीक है। मतलब इधर से इधर की तरफ क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। बताता हूं क्यों ऐसा बनाया गया। पहली बात तो ये समझो, ये नोजल है, नोजल क्यों लगाई गई यहां पे, है ना, पेन स्ट्रोक के एंड पे नोजल क्यों लगाई गई, क्योंकि हम चाहते हैं कि टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करे और हम ये भी चाहेंगे टरबाइन की शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करे, क्योंकि जितना तेज रोटेट करेगी उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बोलो यस और नो। अब नोजल क्या करेगी, यहां से जो वाटर आ रहा था, वाटर फ्लो जो डैम से वाटर आ रहा था, द वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द डैम, तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगी कौन, नोजल। तो नोजल इज यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर एनर्जी क्या करती है, कम करती है। ध्यान देना, यहां पे जो नोजल लगी हुई है, नोजल का काम होता है क्या, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो हाई वेलोसिटी से वाटर आएगा, बाहर निकलेगा, तो हाई वेलोसिटी से वाटर यहां पे टकराएगा, हाई वेलोसिटी से वाटर यहां पे टकराएगा तो टरबाइन की शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करेगी। बोलो यस और नो। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोजल, द नोजल इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेन स्ट्रोक। पेन स्ट्रोक से जो वाटर बाहर निकल रहा था उसको पहले हम नोजल से निकालेंगे और नोजल उस वाटर की स्पीड को इंक्रीज कर देगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि ऐसे क्यों बनाया गया इसको, देखो आपने देखा होगा ना पाइप, जैसे पानी का जो पाइप आप देखते हैं जनरली, और जब मान लो किसी के ऊपर पानी मारना होता है ऐसे, है ना, तो आप क्या करते हो, तो उसको आगे से दबा देते हो ऐसे, है ना, पानी के पाइप को ऐसे दबा देते हो, प्रेस कर देते हो, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो चोट ज्यादा लगती है सामने वाले को। बोले ऐसा और नो, ऐसा मारते हैं ना पानी पाइप से तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। क्यों, आपने वहां से उसको क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मैंने पढ़ाया हुआ आपको क्वांटिटी इक्वेशन। बोलो यस और नो। तो ये देखो यहां पर ना, यहां से इधर की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये नोजल बनी है ये ऐसे बनाई गई है लाइक दिस, एरिया को डिक्रीज करते हुए। बोलो यस और नो। आप सभी जानते हैं वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बोलो यस और नो। तो इधर की तरफ आप देखो एरिया डिक्रीज हुआ है, यस, एरिया अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, वेलोसिटी को यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना का काम करती है कौन, नोजल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और समझनी है यहां पर एक चीज और समझनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टरबाइन से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस कर पाओगे, यानी कि जितना हेड ज्यादा होगा, यहां पे जितना हेड मतलब वाटर कितनी हाइट तक है। एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन थी हमारे सिलेबस में पिछली बार, लास्ट टाइम। इस बार क्योंकि नया सिलेबस है सॉरी, तो नए सिलेबस में से बॉम्बे सीरीज में से बी सीरीज का जो सिलेबस आया अभी आपका 2022-23 में, तो बर्नौली इक्वेशन अभी सिलेबस में नहीं है। बर्नौली इक्वेशन में हमको ये समझ में आता है कि जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ हेड भी हो सकती है ना, इन टर्म्स ऑफ हेड भी हो सकती है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं वाटर, यहां तक वाटर अवेलेबल है, यहां तक वाटर की हाइट, एक सेकेंड, यस, यहां से लेकर के यहां तक जो है वाटर की हाइट, वाटर इकट्ठा हो रखा है डैम के इधर, डैम की हेल्प से, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। क्या बोला जाएगा इसको, ग्रॉस हेड। मान लो ये HG से हम इसको डिनोट करते हैं, ये जो हाइट है ये हो सकता है आपका 250 मीटर, 400 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, डिपेंड करेगा कि कौन सी टरबाइन है। तो अलग अलग हेड यहां पे होता है। मान लो ये कितना है आपका, दिस इज इक्वल टू 200 मीटर, कितना है 200 मीटर। एक बात बताओ, जो इस हाइट की वजह से वाटर की जो एनर्जी होगी यहां पर, जिसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी बोल रहे थे,
अब इसको पानी को वाटर को यहां तक हमको लेके आना है। ये काफी लंबा पाइप होता है, चैनल पैसेज होता है यहां तक। अब एक बात मुझे बताना कि आप कि भाई जब वाटर डैम से लेकर के टरबाइन तक जाएगा और वो कहां से जा रहा है, इस पाइप के अंदर से जा रहा है जिसको हम पेनस्टॉक बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेनस्टॉक बोल रहे हैं। तो क्या पानी और पेनस्टॉक, ये पैसेज जो बना हुआ है चैनल, क्या उसमें फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? वाटर जब इसके अंदर जाएगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे? तो अल्टीमेटली अगर यहां पर 200 मीटर हेड अवेलेबल है तो यहां तक आता आता ये हेड कम हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आप देखो इधर की तरफ ये था यहां पर 200, मानो एग्जांपल लिया मैंने 200 का, तो ये आपको दिखा रहा है यहां पे 200, लेकिन आप देख रहे हो कुछ कुछ लॉसेस होते जा रहे हैं, कुछ लॉसेस होते जा रहे हैं, यहां तक इतने लॉसेस हुए, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आते आते टरबाइन के इनलेट तक पहुंचते पहुंचते इतने लॉसेस हो गए, जिसको हमने क्या लिखा, HF के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 मीटर, भाई 200 मीटर आपके पास हेड अवेलेबल था, लेकिन टरबाइन के इनलेट तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 10 मीटर कम हो गया। कैसे कम हो गया? फ्रिक्शन लॉसेस हो गए इस पाइप के अंदर, फ्रिक्शन लॉसेस हो गए इस पाइप के अंदर, जिसको हम फ्रिक्शन हेड कह सकते हैं। अब आपके पास कितना बचा यहां पे, 200 में से माइनस कर दो 10, तो आपके पास कितना बच जाएगा, दैट इज 190 मीटर। अब मुझे बताओ आपकी जो शाफ्ट रोटेट करेगी वो कौन से हेड से करेगी, कितना हेड हम यूटिलाइज कर पाएंगे टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए, 200 या 190 मीटर? बोलो यस और नो। कि भाई लॉसेस माइनस करो, इसमें से लॉसेस माइनस करो तो हमारे पास क्या बचा, नेट हेड बचा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस हेड, दैट इज HG, और यहां पर लिखा हुआ नेट हेड, क्या लिखा हुआ है, नेट हेड। आप इसको क्या लिख सकते हो, H एंड नेट लिख सकते हो, बोलो यस और नो। और ये हो गया आपका फ्रिक्शन हेड। तो आप लिख सकते हो जो नेट हेड आपके पास बचेगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड। मान लो ये कितना था आपके पास, 200 था, ये हो गया आपका 190, क्योंकि माइनस आपने 10 इसमें से मतलब फ्रिक्शन हेड में चला गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेट हेड वो हेड है टरबाइन के इनलेट पे, नेट हेड वो हेड है टरबाइन के इनलेट पे जो कि जिसकी हेल्प से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अब इसी के बेसिस पे हम आगे चल करके क्लासीफाई करेंगे चीजों को, ठीक है। दूसरा ये हेड रेस था जहां पर, और ये यहां पर टेल रेस है। टेल रेस का मतलब है कि जहां पर देखो वाटर आएगा ऐसे स्ट्राइक करेगा तो डिस्चार्ज भी तो होगा। तो यहां पर जो जिसमें वाटर डिस्चार्ज होता है, पानी आएगा टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन रोटेट करेगी और पानी जो है डिस्चार्ज भी तो होगा आगे, इधर से पानी आ रहा है ना। ये टरबाइन कहां पे लगे रहते हैं, हिल स्टेशन पे, तो ऊपर से पहाड़ी पे तो पानी आ रहा है ना, डैम में जो आपने इकट्ठा कर रखा है, पानी आ रहा है, टरबाइन को रोटेट कर रहा है और आगे निकल जा रहा है। पानी आएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, आगे निकल जाएगा। मेरठ के जो लोग हैं, मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरठ में एक भोला की झाल नाम की जगह है। जो मेरठ के लोग हैं, MIT, MIET या फिर किसी और कॉलेज में मेरठ के पढ़ते हैं, तो भोला की झाल करके एक जगह है, यहाँ पर भी एक टरबाइन लगी हुई है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है। चलो, कई लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। टरबाइन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे IC इंजन को हमने क्लासिफाई किया था यूनिट नंबर 2 में, तो कई तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल होती हैं, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी यही है। तो पहला आएगा आपका इंपल्स टरबाइन। कौन सा टरबाइन? इंपल्स टरबाइन। एंड सेकंड वन इज रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स और रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल, अगर टरबाइन के इनलेट पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो ऐसे टरबाइन को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्स टरबाइन। और पेल्टन टरबाइन, एक टरबाइन का नाम है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन का एक एग्जाम्पल है। तो ये पेल्टन के नाम से एक क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर में, पेल्टन की वर्किंग बताओ। तो इसके बाद हम पेल्टन टरबाइन की वर्किंग देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। दूसरा, if at the inlet of turbine, water passes kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है, तो ऐसे टरबाइन को हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन इसके एग्जाम्पल हैं। ध्यान देना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि भाई इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिनके इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है।
रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिनके इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों एनर्जी अवेलेबल होती हैं। याद रहेगा। इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल है फ्रांसिस एंड कापलान टरबाइन। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, 2 नंबर में ये आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ा जाए। यस, है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन ये तो हो गया हमारा एनर्जी के हिसाब से कि भाई टरबाइन के इनलेट पे कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है ना। दूसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर, कि भाई जो यहां पे देखो वाटर आएगा स्ट्राइक करेगा ऐसे करके, तो वाटर का जो फ्लो हो रहा है ये टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है, एक्सियली फ्लो हो रहा है या रेडियली फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो वाटर आ रहा है ना टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है, तो ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होगा। यहां पर जो वाटर एंटर हो रहा है वो ऐसे एंटर हो रहा है, यानी कि शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, एक्सियल फ्लो कहलाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं रेडियली फ्लो हो रहा इन हो रहा है और एक्सियली आउट हो रहा है, मतलब एंटर हो रहा है टरबाइन के अंदर वाटर जो है रेडियली और बाहर निकल रहा है एक्सियली, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड टरबाइन। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम भी आपको बनाना नहीं है ना, सिर्फ समझाने के लिए था। तो वही चीज लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वाटर टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, है ना। पेल्टन टरबाइन इसका एग्जांपल है। दूसरा, अगर वाटर रेडियली फ्लो हो रहा है तो बोला जाएगा उसको रेडियल टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन इसका एग्जांपल है। अगर एक्सियली फ्लो हो रहा है तो एक्सियल फ्लो टरबाइन, है ना। कैपलान टरबाइन इसका एग्जांपल है। अगर वाटर रेडियली इन हो रहा है, एक्सियली आउट हो रहा है, मिक्स टाइप का है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाएगा मिक्स्ड फ्लो टरबाइन एंड मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, सो दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। मैंने बोला था आपको अभी कि यहां पे जो हेड अवेलेबल होता है इसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई करते हैं। ये जो हेड टरबाइन के इनलेट पे जो हेड अवेलेबल है 200 मीटर है, 250 मीटर है, 250 से ज्यादा है ना, कम है, ज्यादा है, मीडियम है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए टरबाइन के इनलेट पर हेड काफी ज्यादा है, 250 मीटर से भी ज्यादा है, 250 मीटर हाइट तक आपने वाटर को रिजर्व किया हुआ है टरबाइन के इनलेट पे, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हाई हेड टरबाइन। क्या बोलोगे उसको, हाई हेड टरबाइन बोलोगे, है ना। हाई हेड टरबाइन मतलब हेड बहुत ज्यादा है, पेल्टन टरबाइन इसका एग्जांपल है। दूसरा होगा आपका मीडियम हेड टरबाइन, अगर हेड ना तो ज्यादा है और ना ही कम है तो ऐसे टरबाइन को हम बोलेंगे मीडियम हेड टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट, लो हेड टरबाइन, अगर हेड काफी कम है, वाटर को हम ज्यादा हाइट तक रिजर्व नहीं कर सकते, हेड काफी कम है, उसको बोला जाएगा लो हेड टरबाइन, कैपलान टरबाइन इसका एग्जांपल है। एक और क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, कि भाई टरबाइन की शाफ्ट तो रोटेट कर रही होगी, बोलो यस और नो, तो एक उसकी इमेजिनरी स्पेसिफिक स्पीड होती है, ओके। तो स्पेसिफिक स्पीड अगर ज्यादा है, आरपीएम बहुत ज्यादा है, बहुत तेज शाफ्ट उसकी रोटेट करती है, तो उसको बोला जाता है हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, कापलान टरबाइन इसका एग्जांपल है। अगर स्पीड मीडियम है तो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, अगर स्पीड बहुत कम है तो उसको बोला जाएगा लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, है ना। एग्जांपल यहां पर भी लिखे हुए हैं, आपको याद कैसे रखोगे, है ना। एक तो हेड के हिसाब से क्लासिफाई करना है और स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से। आप याद रखना, एक याद कर लेना, मैंने बहुत ही सीरियल से इसको लिखा है ना, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, यही हमारा काम भी है ना। भाई कंटेंट तो आपका इंटरनेट पे बुक में बहुत कुछ है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको दिया जाए ताकि आप एक बार रीड करें और आपका काम हो जाए, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ध्यान देना यहाँ पे जो पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलान टरबाइन, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बिल्कुल उसी सीरियल में लिखा हुआ है पेल्टन, फ्रांसिस और कैपलान। यहाँ पर लिखना है आपको हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, ये हैं आपके। देखो स्पीड यहाँ पर अगर ऊपर जो पेल्टन टरबाइन है, ये पेल्टन टरबाइन जो है हाई हेड टरबाइन है, लेकिन पेल्टन टरबाइन जो है लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। ध्यान देना, जिसका हेड ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, जिसका हेड ज्यादा उसकी स्पीड कम। यहां पर आप देख सकते हैं पेल्टन टरबाइन जो है वो हाई हेड टरबाइन है, हेड इसका ज्यादा होता है लेकिन स्पीड क्या होती है इसकी, कम होती है। यहां पर आप देखो जो कैपलान टरबाइन है, कैपलान टरबाइन जो है वो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, जबकि कैपलान टरबाइन लो हेड टरबाइन है, जिसका हेड कम उसकी स्पीड ज्यादा। मीडियम हेड है तो मीडियम स्पीड रहेगी, जैसे आप देखो फ्रांसिस टरबाइन है तो इसका जो हेड है वो मीडियम है तो स्पीड भी क्या है इसकी,
मीडियम है, इजीली आप याद कर सकते हैं। चलो, सो दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ टरबाइन। टरबाइन की जो शाफ्ट है वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, उसके हिसाब से भी, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा एक बार इस डायग्राम में, दिस वन, तो यहां पर जो टरबाइन की शाफ्ट है वो कैसी है, हॉरिजेंटल है, यस और नो, टरबाइन की शाफ्ट हॉरिजेंटल है, यहां पर टरबाइन की शाफ्ट वर्टिकल है, यहां पर भी टरबाइन की शाफ्ट वर्टिकल है। तो शाफ्ट की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वर्टिकल शाफ्ट है तो वर्टिकल टरबाइन, अगर हॉरिजेंटल शाफ्ट है तो हॉरिजेंटल टरबाइन। ठीक है, चलो, और याद रखेंगे जो हमारा पेल्टन टरबाइन होता है उसकी शाफ्ट हॉरिजेंटल होती है, बाकी जितने भी टरबाइन्स हैं उन सभी की शाफ्ट कैसी है, वर्टिकल है। चलो जी, आ जाओ, वही चीज लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ टरबाइन, हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन, वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन, है ना। पेल्टन टरबाइन हैज हॉरिजेंटल शाफ्ट वेयर एज द रेस्ट हैव वर्टिकल शाफ्ट। केवल पेल्टन टरबाइन की शाफ्ट कैसी होगी, और हॉरिजेंटल, बाकी की कैसी होगी, वर्टिकल। लास्ट क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, मतलब जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ये टरबाइन के नाम रखे गए हैं। तो पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील भी इसको बोलते हैं कई बार, पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील एक ही बात है। तो पेल्टन साइंटिस्ट का नाम है, फ्रांसिस टरबाइन फ्रांसिस साइंटिस्ट का नाम है, एंड कापलान टरबाइन कापलान भी, मतलब जिन्होंने ये बनाए हैं तो उनको भी हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिनेटर भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इंपल्स टरबाइन। 10 मार्क्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आ चुका है जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है, AKTU एग्जाम में आ चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन और क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, और ये भी आपका 10 मार्क्स में आया है, AKTU एग्जाम में आया है 10 मार्क्स में। ठीक है, तो हुआ ये था, हमने यहां पर पेल्टन नहीं लिखा था पहले वन शॉर्ट वीडियो में, तो केवल इंपल्स टरबाइन लिखा हुआ था। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो आया कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन टरबाइन। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने बताया हुआ था ना भाई, एक बात मुझे बताओ, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया आपको, जब हमने क्लासीफाई किया था यहाँ पे इंपल्स टरबाइन, ये देखो, ये देखिए इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको, इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है, पेल्टन टरबाइन। तो एक बात बताओ, अगर वो पेल्टन पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब इंपल्स की तो बात हो रही है। जब क्लासिफिकेशन करते समय बता दिया कि भाई इंपल्स अगर आपसे पूछेगा मतलब पेल्टन पूछ रहा है मतलब इंपल्स, तो अगर हमने बाद में वहां नहीं लिखा है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाते समय, तो आप खुद समझ जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये इंपल्स टरबाइन के नाम से क्वेश्चन दो तरह से आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टरबाइन, या फिर कैसा आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील। तो आपको एक ही तो आंसर लिखना है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो पेल्टन है वो इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है। और इंपल्स टरबाइन में मैंने क्या बताया आपको कि भाई टरबाइन के इनलेट पे केवल अगर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो उसको हम इंपल्स टरबाइन के नाम से जानते हैं। तो ये इसका इस तरह का सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो। दिस इज द डायग्राम फॉर इंपल्स टरबाइन। इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? मेन पार्ट्स ऑफ द इंपल्स टरबाइन आर नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, रनर एंड बकेट्स एंड केसिंग। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंपल्स टरबाइन, जो कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं उसमें बहुत कुछ समझा देता हूं आपको, है ना। आपको लगता है कि लेंदी हो रहा है लेक्चर, अब ये बताइए इसमें कुछ समझने के लिए कुछ बचा है? ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब मैंने आपको बताया था। तो एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखो यहां पर डैम लगा हुआ था, डैम, ठीक है। तो डैम से क्या आएगा? वाटर आएगा, और वाटर जो है डैम से टरबाइन तक जो वाटर जाता है जिस पैसेज के अंदर, जिस चैनल के अंदर, उसको बोलते हैं पेन स्टोक, राइट। ओके, नोजल यहां पर मैंने बता दिया आपको क्यों लगाई गई है नोजल। तो नोजल जो है वेलोसिटी को बढ़ा देती है, हाई वेलोसिटी से वाटर निकलेगा यहां से, और ये वाटर टकराएगा यहां पे ब्लेड्स पे, है ना। ये देखिए बकेट्स लगे हुए हैं, बकेट्स, ये सीरीज ऑफ ब्लेड्स, है ना। बकेट्स कह दीजिए, ब्लेड्स कह दीजिए, वेन्स कह दीजिए, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये शाफ्ट जो है जब बकेट्स में वाटर टकराएगा तो ये ब्लेड्स रोटेट करेंगे। तो ब्लेड्स कहां पर लगे हुए हैं? रनर पे। क्या है ये? आपका रनर है, देखो यहां पर लिखा हुआ है रनर, ये रनर है। रनर क्या है? एक पहिया है। व्हाट इज रनर? रनर इज अ व्हील। रनर एक पहिया है, रनर एक व्हील है, विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ बकेट्स।
जिसके ऊपर एक सीरीज है पूरी की पूरी इसकी बकेट्स की यानी कि वेन्स की, बकेट्स की यानी कि वेन्स की यानी कि ब्लेड्स की, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे वाटर टकराएगा तो टरबाइन की शाफ्ट जो है, मतलब ये रनर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रनर की शाफ्ट ये है तो शाफ्ट रोटेट करेगी, और जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ये है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, पूरे का पूरा जो मैंने आपको समझाया हुआ है ना, पहले बता दिया मैंने आपको। ये हो गया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं नोजल का फंक्शन मैंने बता दिया। नाउ फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, तो यहां पर आप देखना लिखा हुआ है, यहां पे देखिए स्पीयर क्या है ये, और ये हैंडविल क्या है, ये मतलब ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलेंगे फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस। अच्छा, फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस मतलब रेगुलेटर, रेगुलेटिंग डिवाइस मतलब रेगुलेटर का नाम सुना है सभी ने, यस और नो। आपके फ्रिज में टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए रेगुलेटर लगा रहता है। जो आपका सीलिंग फैन है रेगुलेटर बोर्ड में लगा रहता है। रेगुलेटर का मतलब है आप करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हो। रेगुलेटर का मतलब स्पीड को घटाते बढ़ाते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। अगर आपको तेज स्पीड पे अगर चलाना है फैन को तो आप रेगुलेटर को 5 नंबर पे करोगे, स्पीड कम करनी है फैन की तो रेगुलेटर को 1 नंबर पे करोगे। तो रेगुलेटर का काम है सप्लाई को कम या ज्यादा करना। ये जो आपका सीलिंग फैन है इसमें हम करंट की सप्लाई को घटाते बढ़ाते हैं। यहां पर क्या करेगा, ये जो रेगुलेटिंग डिवाइस है ये वाटर की सप्लाई को घटाएगा बढ़ाएगा। ये किसको कंट्रोल करेगा, वाटर जो आ रहा है यहां से, इस वाटर की सप्लाई को, टरबाइन पे जो वाटर जा रहा है उसकी सप्लाई को कम करना ज्यादा करना, ये किसका काम होता है, रेगुलेटिंग डिवाइस का। जैसे ये हैंड व्हील है, इस हैंड व्हील को आगे कर दो तो वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी। इस हैंड व्हील को घुमाओ, है ना, पहिए घुमाओ, और जो स्पीयर है ये पीछे आ जाएगा तो इसकी जो वाटर की सप्लाई थी, वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी। अरे वही जो आपका वाटर की सप्लाई ज्यादा करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यस और नो। तो वाटर की सप्लाई हमको घटानी बढ़ानी पड़ती है, वाटर की सप्लाई को हमको रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे मॉर्निंग में अगर मान लो गर्मियों के दिन है तो मॉर्निंग में क्या होगा, आपका एसी कूलर सब बंद रहेंगे सुबह सुबह के टाइम, तो उस समय लोड कम रहेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन दोपहर के टाइम 3 बजे 2 बजे क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपके एसी कूलर सब चल जाएंगे, तो उस समय लोड बढ़ जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे, रेगुलेटिंग डिवाइस से हम वाटर की सप्लाई को बढ़ाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, बताने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी चीज ये हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, इंपल्स टरबाइन। एक चीज और आप याद रखना यहाँ पे, ये जो मैंने बताया ना आपको इंपल्स टरबाइन, ये जो अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पे ना, केसिंग। केसिंग तो मैं भूल गया आपको बताना, है ना, बोलोगे आपने पढ़ाया नहीं, कमेंट करोगे आप लोग, सर केसिंग तो आपने बताया नहीं। भाई देखो मैंने नोजल बता दिया क्या होता है, ठीक है, फ्लो रेगुलेटिंग बता दिया आपको, फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस बता दिया। रनर मैंने आपको बता दिया कि भाई रनर एक पहिया है, एक व्हील है, जो कि जिस पर क्या लगे रहते हैं, ब्लेड्स, बकेट्स लगे रहते हैं। और बच गया यहाँ पे केसिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगी हुई है केसिंग, ठीक है। ये केसिंग क्या है, केसिंग का यहाँ पर कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, याद रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं इंपल्स टरबाइन, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में भी केसिंग होती है, रिएक्शन टरबाइन में भी केसिंग होती है। रिएक्शन टरबाइन की जब हम केसिंग पढ़ेंगे तो वहां पर उस केसिंग से हाइड्रोलिक टरबाइन के आउटपुट पे इंपैक्ट आता है, हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म करती है, उसका एफिशिएंसी पे उसका इंपैक्ट आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो केसिंग लगी हुई है ना, इंपल्स टरबाइन की केसिंग, किसकी, इंपल्स टरबाइन की जो केसिंग है, इसके 2 काम होते हैं। एक काम क्या है इसका, कि यहां पर क्योंकि जब वाटर टकराएगा तो वाटर स्प्लैश होगा कि नहीं होगा, वाटर क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे आप पानी लो, पानी को ऐसे मारो दीवार पे फेंक के, तो वाटर क्या हो जाता है, स्प्लैश हो जाता है, बिखर जाता है। तो ये क्या करेगा, एक तो वाटर की स्प्लैशिंग को रोक देगी, वाटर की जैसे ये पानी टकराएगा तो इधर उधर फैलेगा नहीं पानी, तो वाटर की जो स्प्लैशिंग है उसको रोकेगी और सीधा कहां डिस्चार्ज हो जाएगा, वाटर टेल रेस में चला जाएगा। दूसरा कि भाई इतना बड़ा मैकेनिज्म है, ब्लेड्स हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पर कोई व्यक्ति अगर आएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, डेंजरस हो सकता है उसके लिए, तो उसको ये एक्सीडेंट को भी अवॉइड करती है। तो केसिंग के 2 फंक्शन है। अगर हम इंपल्स टरबाइन की केसिंग की बात करें, इंपल्स टरबाइन की जो केसिंग है, ये 2 फंक्शन इसके होते हैं। एक कि वाटर की स्प्लैशिंग को ये रोकती है और एक्सीडेंट को अवॉइड करती है। चलो आगे बढ़ें, तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म था, जैसा आप देख सकते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज और याद रखना है ना, क्या रखना है याद आपको, कि ये जो टरबाइन है, कौन सी टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन,
यहाँ पे कितना, क्योंकि ये एयर के अंदर है, ये जो टरबाइन है आपकी, ये टरबाइन एयर के अंदर है, तो यहाँ पे भी एयर है, पूरा एयर है ना, हवा में है ये टरबाइन कहाँ पे है, हवा में है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो यस और नो। टरबाइन के इनलेट से टरबाइन के आउटलेट तक, फ्रॉम द इनलेट ऑफ टरबाइन टू द आउटलेट ऑफ टरबाइन, टरबाइन के इनलेट से टरबाइन के एग्जिट तक पानी यहां से आएगा, पानी बाहर जाएगा। टरबाइन के इनलेट से आउटलेट तक जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों? क्योंकि ये हवा में है। ये कहां पे है? ये तो हवा में लगी हुई ना टरबाइन। बोले यस और नो। तो पूरा कौन सा प्रेशर रहेगा यहाँ पर थ्रू आउट द टरबाइन? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे रिएक्शन टरबाइन, तो वहां पर पानी के अंदर डूबी रहती है ना। कौन? टरबाइन। ये टरबाइन अभी तो हवा में है, ये टरबाइन जो रिएक्शन टरबाइन हम पढ़ेंगे वो पानी के अंदर डूबी रहती है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। चलो, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये टरबाइन है, ये कौन सी टरबाइन है आपकी? इंपल्स टरबाइन है। तो मतलब ये पूरी किसमें है? एयर के अंदर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नोजल क्या होता है, गाइड मैकेनिज्म क्या होता है, रनर क्या होता है, केसिंग क्या होती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है। चाहो तो एक बार मेरे साथ और रीड करना चाहते हो कर लीजिए। नोजल के बारे में लिखा गया है पहले, है ना। तो नोजल इट इज प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब प्रेशर एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, किसके हेल्प से? नोजल की हेल्प से। जो पानी आ रहा था पेन स्टॉक से, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी, और पानी जब टकराएगा ब्लेड से तो स्पीड टरबाइन की ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। राइट, आगे देख सकते हैं। और दूसरा गाइड मैकेनिज्म, मतलब जहां पर रेगुलेटिंग डिवाइस लगी हुई है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू द टरबाइन ऑन द लोड। टरबाइन का जो लोड है उसके हिसाब से वाटर की सप्लाई को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, मतलब रेगुलेट कर सकती है। दूसरा रनर, मैंने क्या बताया? रनर एक पहिया, एक व्हील है। रनर इज अ व्हील ऑफ द टरबाइन विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बकेट्स, ब्लेड्स और वेन्स, जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? बकेट्स, ब्लेड्स और वेन्स रहते हैं। राइट, व्हाट इज केसिंग? तो इट इज यूज टू अवॉइड द एक्सीडेंट, मैंने बोला आपको एक्सीडेंट को अवॉइड करती है। दूसरा, एंड प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लैशिंग को रोकती है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपल्स टरबाइन की केसिंग, केवल इंपल्स टरबाइन की केसिंग कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। टरबाइन की एफिशिएंसी पे, टरबाइन के वर्क आउटपुट पे इस केसिंग का कोई इफेक्ट नहीं आता है। द प्रेशर थ्रू आउट द टरबाइन फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट इज एटमॉस्फेरिक इन केस ऑफ इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में जो प्रेशर रहेगा दैट विल रिमेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट ऑफ टरबाइन। आई होप कि एक ही चीज को मैंने दो तीन बार आपको बता दिया है, तो अब आपके दिमाग में छप चुका होगा। अब जरूरत है आपकी दिमाग में से निकाल के एग्जाम में छाप देना। नाउ द लास्ट वन इज, अभी हमने पढ़ा क्या? इंपल्स टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, पेल्टन व्हील का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नाउ लेट अस डिस्कस द रिएक्शन टरबाइन। यानी कि अब देखो यहां पर रिएक्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन। अगर आपसे फ्रांसिस पूछे, आपसे रिएक्शन पूछे, तो यही आंसर लिख के आओगे, है ना। वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, या क्या बोलेगा? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। चलो, बहुत सारी तो रिएक्शन की जानकारी मैंने आपको दे दी है ना। जैसे इंपल्स है, इंपल्स हवा में रहता है, और ये टरबाइन जो है आपकी रिएक्शन टरबाइन, ये हवा में नहीं टहलती है, ये पानी के अंदर डूबी हुई रहती है। चलो, तो इसके अंदर भी जो आपके मेन पार्ट्स होंगे, मेन पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन टरबाइन आर केसिंग होगा, गाइड मैकेनिज्म होगा, रनर होगा और ड्राफ्ट ट्यूब होगी। तो ये तो पहले भी थे इतना, है ना, बस इसमें ड्राफ्ट ट्यूब और आएगी एक्स्ट्रा। चलो देखते हैं इसको। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका रिएक्शन टरबाइन है। तो ये तो आएगा वाटर कहां से? ये तो वाटर आ रहा है, कहां से आता है वाटर? अरे वाटर तो पेन स्टॉक से आता है ना, तो पेन स्टॉक से वाटर आएगा यहाँ पे, और इसके अंदर जाएगा ये, है ना। क्या है ये? यहाँ पे केसिंग है। ये क्या है? आपकी केसिंग है। तो ध्यान देना, ये जो केसिंग है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो इसकी केसिंग है यहाँ पर एरिया ज्यादा है, इस एरिया, ये जो इस केसिंग का एरिया है लगातार इधर की तरफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बोला यस और नो? ये जो एरिया है इस केसिंग का, आप देखें यहाँ पर क्या हो गया है? आते आते
डिक्रीज हो गया है। बोलो यस और नो। और ये जो केसिंग होती है इसकी वो स्पाइरल शेप की होती है ना। कैसी शेप की होती है? स्पाइरल शेप की होती है केसिंग इसकी। दूसरी चीज, ये जो पूरी की पूरी टरबाइन है, ये पूरी की पूरी टरबाइन जो है पानी के अंदर डूबी हुई है। मैंने बोला था अभी आपको कि जो इंपल्स टरबाइन है वो हवा के अंदर रहती है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है ये टरबाइन पानी के अंदर डूबी रहती है। मैं रिपीट करूं एक बार, जो अभी हम पढ़ रहे थे इंपल्स टरबाइन वो हवा में रहती है, एयर में रहती है, इसलिए वहां पर पूरी टरबाइन का इनलेट से आउटलेट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है, जो फ्रांसिस टरबाइन है, ये हवा में नहीं, ये पानी के अंदर डूबी है। ये पूरी की पूरी टरबाइन किसके अंदर है? पानी के अंदर डूबी हुई है। बोलो यस और नो। और इसकी जो केसिंग होती है वो स्पाइरल शेप की होती है। वो कैसी होती है? स्पाइरल शेप की होती है। और यहां पर जो केसिंग है हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जबकि इंपल्स टरबाइन की जो केसिंग है वो हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, यहां पर इसका हाइड्रोलिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है। दूसरी चीज, वहां पर एक ही तरह के ब्लेड्स थे, रनर पे जो ब्लेड्स लगे हुए थे, लेकिन यहां पर दो टाइप्स के ब्लेड्स हैं। एक को बोलते हैं हम गाइड वेन्स, क्या बोलेंगे? एक को हम गाइड वेन्स बोलेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, या गाइड ब्लेड्स भी कह सकते हैं आप इनको, है ना। क्या बोल सकते हो? गाइड ब्लेड्स, गाइड वेन्स या गाइड ब्लेड्स, गाइड मैकेनिज्म। और दूसरा रनर के ब्लेड्स, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है किसकी? रनर की शाफ्ट है। बोलो यस और नो। और ये क्या है? एक पहिया जो लगा हुआ है यहाँ पे, व्हील, दैट इज व्हाट? रनर। इसको क्या बोलोगे? रनर बोलोगे। रनर क्या? एक पहिया होता है, एक व्हील होता है जिस पर ब्लेड्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो रनर पहले भी था और रनर के ब्लेड्स भी थे। हमने करना क्या अल्टीमेटली? इसको ही तो रोटेट कराना है रनर को, तो रनर की शाफ्ट रोटेट करेगी। अब यहां पर गाइड वेन्स और आ गए हैं, है ना। गाइड वेन्स मतलब गाइड ब्लेड्स। ये जो ब्लेड्स होते हैं आपके, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये वाले जो ब्लेड्स हैं, जो रेड कलर से मैंने बना रहा हूं, ये एक ब्लेड्स यहां पर लगे, बहुत सारे ब्लेड्स हैं यहां पर, ये है ना, इनको बोल रहे हैं गाइड ब्लेड्स। नाम से पता लग रहा है यहां पे गाइड। गाइड मतलब ये जो गाइड ब्लेड्स हैं ये क्या देंगे? डायरेक्शन देंगे, डायरेक्ट करेंगे किसको? वाटर को। किसको डायरेक्ट करेंगे? ये डायरेक्ट करेंगे किसको? वाटर को। वाटर को एक दिशा देंगे। और ये ब्लेड्स जो हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड्स होते हैं, मूवेबल ब्लेड्स होते हैं। मतलब ये जो ब्लेड्स हैं किसके? रनर के ब्लेड्स, ध्यान दीजिएगा, रनर के ब्लेड्स, ये वाले जो ब्लेड्स हैं रनर के ब्लेड्स, ये तो होते हैं फिक्स, लेकिन जो आपके गाइड ब्लेड्स होते हैं, गाइड मैकेनिज्म जो होता है, ये मूवेबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब काम क्या है इनका? अच्छा एक बात बताओ, यहां से जो पानी आएगा पहले वाटर किसके पास जाएगा? वाटर किसके पास जाएगा पहले? बाहर कौन से ब्लेड्स हैं? गाइड ब्लेड्स हैं। कौन से हैं? गाइड वेन्स हैं। तो पहले पानी आएगा यहां से पेन स्टोक से, और कहां जाएगा? पहले गाइड वेन्स के पास जाएगा। और जो गाइड वेन्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इस तरह से मूवेबल, है ना। जैसे पानी आएगा, यहां से पानी आएगा, ऐसे पानी आया कहां से? पेन स्टोक से। यहां से पानी आ रहा है पेन स्टोक से, और ये पहले किसके पास जा रहा है? गाइड वेन्स के। और ये गाइड वेन्स क्या है? फ्लेक्सिबल हैं, ये वाटर को डायरेक्ट करेंगे, वाटर को दिशा देंगे, है ना। पानी आ रहा है ऐसे, तो ये ऐसे होते हैं, लाइक दिस, है ना, इस तरह से। तो ये पानी को क्या कर सकते हैं? पानी की दिशा को चेंज कर सकते हैं, पानी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यस और नो। तो पानी की अब ये आपको कैसा लिखना है इसको, कि भाई गाइड वेन्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गाइड वेन्स? कि गाइड वेन्स यानी गाइड ब्लेड्स, काम ये होता है कि ये वाटर की डायरेक्शन को इस तरह से चेंज करते हैं ताकि जो वाटर जाकर के स्ट्राइक करे किस पे? रनर के ब्लेड्स पे। यहां से वाटर जाएगा किस पे? यहां से वाटर जाएगा रनर ब्लेड्स के पास। तो पानी इस तरह से जाना चाहिए, किसी तरह का कोई जर्क ना लगे, किसी तरह का झटका ना लगे, मतलब एकदम स्मूथली पानी एकदम स्मूथली जाए, है ना। तो ये काम होता है किसका? गाइड मैकेनिज्म का। बाकी सब कुछ तो वही है। आगे बढ़ा जाए। यस, तो आप देख सकते हैं केसिंग इन रिएक्शन टरबाइन, केसिंग एंड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, इट इज ऑफ स्पाइरल शेप। वहां पर यहां पर जो केसिंग होती है स्पाइरल शेप की होती है और पानी के अंदर डूबी रहती है। रनर तो वही है, एक पहिया है जिसके ऊपर क्या रहता है? पूरा वही लिखा हुआ है सेम। गाइड मैकेनिज्म, द गाइड वेन्स अलाउ द वाटर टू स्ट्राइक द फिक्स्ड ब्लेड्स। फिक्स्ड ब्लेड मतलब मैंने बताया आपको कि जो आपके रनर के ब्लेड्स होते हैं, रनर के जो ब्लेड्स होते हैं वो फिक्स्ड ब्लेड होते हैं। तो फिक्स्ड ब्लेड्स पर वाटर स्ट्राइक करेगा, है ना, विदाउट एनी शॉक, बिना किसी शॉक के, बिना किसी जर्क के वाटर स्ट्राइक करना चाहिए रनर के ब्लेड्स पे, जो कि फिक्स्ड ब्लेड होते हैं। कौन कराएगा उसको? गाइड मैकेनिज्म यानी कि गाइड वेन्स। आगे बढ़ते हैं।
ओके उसके बाद आता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब को याद रखेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब केवल और केवल रिएक्शन टरबाइन में यूज होती है, इंपल्स टरबाइन में यूज नहीं होती है। ध्यान देना, यहां पे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में लिखा गया है। देखो ये जो है आपका कौन सा है, स्पाइरल शेप की केसिंग है, तो ये टरबाइन कौन सा है आपका, दिस इज योर दिस इज योर रिएक्शन टरबाइन। कौन सा टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन। अब यहां पर आप देखो ये ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब। अब इस ड्राफ्ट ट्यूब को आप हटा दीजिए, तो पानी जो बाहर निकलेगा वो यहां से निकल रहा होगा, बोलो यस और नो, बोलो। तो ये जो वाटर आएगा यहां से एंटर करेगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाएंगे। मतलब सीधा सीधा कहां चला जाएगा ये, टेल रेस में पानी निकलेगा, टेल रेस में चला जाएगा। अब ये हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगाई क्यों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। हम ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज कर रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन के अंदर। ड्राफ्ट ट्यूब समझ में आ रहा है आपको, ये ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब। अब ध्यान देना, मैं समझाता हूं कि ड्राफ्ट ट्यूब हमने यूज क्यों करी, क्या काम है इसका। अगर मान लो ड्राफ्ट ट्यूब अगर हम हटा देते तो यहां से वाटर निकलता बाहर और सीधा चला जाता किसमें, टेल रेस में। ध्यान देना कहां पे, टेल रेस। यहां पर आप देख सकते हैं टेल रेस लिखा हुआ है, दिस इज द टेल रेस। यहां पर पानी जो टरबाइन से निकलता है कहां जाता है, टेल रेस में जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, एक सेकेंड। यहां से वाटर एग्जिट होगा, यहां से वाटर एग्जिट होगा और कहां जा रहा है, टेल रेस, ठीक है। अब यहां का प्रेशर मान लेते हैं कितना है, P1 है। यहां का प्रेशर कितना है, P1। ध्यान देना ये प्रेशर कौन सा है, टरबाइन से जब एग्जिट हो रहा है वाटर तो वो प्रेशर कितना है, P1। अच्छा टेल रेस में जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे टेल रेस का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि जब टरबाइन के एग्जिट, टरबाइन से वाटर बाहर निकल रहा होता है तो यहाँ का जो प्रेशर है, P1 की जो वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाती है। यहां से आपको समझ में आएगा कि भाई अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब ना लगाएं तो पानी सीधा यहां से निकलेगा और टेल रेस में चला जाएगा, और टेल रेस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेल रेस का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और टरबाइन के एग्जिट पे जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था। यहां का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू टेल रेस। अब पानी को बाहर निकालना है, भाई अंदर का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और पानी को बाहर निकालना है, बाहर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इजीली फ्लो होता है। तो अब यहां पर वाटर को बाहर आने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। तो हमने क्या करा, इसको टेल रेस में जाना, टरबाइन से जो वाटर निकलने वाला था सीधा टेल रेस में नहीं लेके गए इसको, हमने एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। और इस ड्राफ्ट ट्यूब को आप देखो किस तरह का कंस्ट्रक्शन है इसका। मतलब यहां पर जब हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगाई तो इधर की तरफ आप देखो एरिया इसका लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको ड्राफ्ट ट्यूब के लिए डायग्राम बनाना पड़े तो इसको मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहां पर आप देखो इस तरह का ड्राफ्ट ट्यूब आपने बना दिया ऐसे करके, है ना। ये यहां पर आप देखो तो इधर की तरफ एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो ये है आपके ड्राफ्ट ट्यूब। तो इस ड्राफ्ट ट्यूब को आप लगा दीजिए टरबाइन में। टरबाइन का जो यहाँ पे रनर होगा, टरबाइन का जो एग्जिट होगा उसमें स्मॉलर एंड होगा, और जो टेल रेस के साइड होगा उसका एंड, जो बिगर एंड है वो टेल रेस होगा आपका, ठीक है। मतलब यहां से अब यहां पर एग्जिट नहीं होगा वाटर, है ना, पहले किस में जाएगा, इस ड्राफ्ट ट्यूब में जाएगा और यहां पर एग्जिट हो रहा होगा। यहां पे देखो ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, ये ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट है जो कि टेल रेस में खुल रहा है। तो यहां का प्रेशर कितना बताया था मैंने आपको, P1। यहां का प्रेशर कितना बताया था, P1। और बाहर कितना प्रेशर है, यहां पर मान लेते हैं प्रेशर कितना है, P2 है। अब हमको क्या करना, क्या यहां से इसका प्रेशर जो है बढ़ा देना है, प्रेशर क्या कर देना है, बढ़ाना है। अब ताकि जब पानी बाहर निकले तो भाई अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कर दो तो इजीली जो है फ्लूइड हाई प्रेशर से यानी अंदर से बाहर आ जाएगा। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब बनाई कैसे जाती है कि भाई उसका जो एरिया है वो लगातार इंक्रीज कर दो, कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ का प्रेशर कितना है, P1। यहाँ का प्रेशर मान लो कितना है, P2 है। इसको मान लो 1 है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन 2 है। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा A1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया हो जाएगा A2 और वेलोसिटी V2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं इसको, ठीक। चलो
एक बात बताओ, नीचे की तरफ आपने पढ़ी क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी इसके प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए है, दैट इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर क्या है, लिक्विड, दैट इज इनकम्प्रेसिबल। अब ध्यान देना कि भाई नीचे की तरफ एरिया लगातार इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बोलो यस और नो। एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है, एक सेकेंड उल्टा बोल दिया मैंने, रफ हो जा भाई, हाँ हो गया। मतलब नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एरिया इनलेट से आउटलेट की तरफ एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बात मुझे बताना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो जब नीचे की तरफ एग्जिट की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यू नो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आप सभी जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है तो कोई तो एनर्जी होगी जो इंक्रीज हुई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी, और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। बोलो यस और नो, यस और नो। तो यहां पे जो एग्जिट हो रहा था टरबाइन से, जो कि यहां पर जो P1 की वैल्यू थी वो क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम थी, जिस वजह से वाटर को बाहर आने में दिक्कत हो रही थी। हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी, ड्राफ्ट ट्यूब लगा करके उसका प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। अब अंदर का प्रेशर कौन कितना, जब अभी कितना था, प्रेशर P1 था। जब ड्राफ्ट ट्यूब लगाई तो प्रेशर बाहर जब वाटर निकलेगा तो कितना प्रेशर है, P2 है। और ये P2 की जो वैल्यू है, P2 की वैल्यू अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब मतलब टरबाइन का जो हिस्सा है ड्राफ्ट ट्यूब, यहां पर जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था। ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी तो अब यहां का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अब होगा क्या, इजीली जो फ्लूइड है, वाटर जो है इजीली बाहर निकल जाएगा और टेल रेस में चला जाएगा। अल्टीमेटली हमने फाइनली जो कंक्लूजन ये है कि ड्राफ्ट ट्यूब लगा करके आपने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर हेड इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क आउटपुट है टरबाइन का बढ़ जाएगा, टरबाइन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो मोर और लेस ये तो पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, डेरिवेशंस भी है ना। मैकेनिकल थर्ड ईयर में इसका डेरिवेशन है, आपको जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि ड्राफ्ट ट्यूब हमने क्यों यूज करी, रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्यों यूज करी, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। किस लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए कि टरबाइन से जब वाटर बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर बढ़ाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ाना है ना। जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रेशर हेड है बढ़ जाएगा और टरबाइन का आउटपुट बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देख लो यहाँ पे इसका जो पैसेज होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब उसका जो डाइवर्जिंग पैसेज होता है। कैसा पैसेज है भाई, एरिया बढ़ रहा है ना इनलेट से आउटलेट तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, और एरिया डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। जैसे नोजल में था तो एरिया डिक्रीज हो रहा था ऐसे, तो नोजल क्या है आपका, कन्वर्जिंग पैसेज है। ड्राफ्ट ट्यूब आपका क्या है, यू नो, डाइवर्जिंग पैसेज है। चलो एक बार पढ़ लो और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब, द ड्राफ्ट ट्यूब इज अ डाइवर्जिंग ट्यूब फिटेड एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, एग्जिट ऑफ द रनर। जो टरबाइन का रनर होता है इसके एग्जिट पे इसको फिट कर दिया जाता है, एंड यूज्ड टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल यू नो विद वाटर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन। तो भाई टरबाइन के इनलेट पर क्या था, वेलोसिटी काफी ज्यादा थी, तो वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, यू नो, कम कर दिया, जिससे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और प्रेशर एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि प्रेशर इसका एग्जिट पे बढ़ गया, तो प्रेशर हेड इंक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो मतलब प्रेशर हेड जो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी एंड आउटपुट ऑफ द टरबाइन कैन बी इंप्रूव। तो ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से हम टरबाइन का एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टरबाइन का आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या है कि टरबाइन के बारे में पूरी बात कर ली है। उम्मीद है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिलने की संभावना है। प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन, गुलशन सर आ गए क्या? आ जाओ सर, आ जाओ, बस खत्म हो गया लेक्चर, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो अब हमारा लेक्चर समाप्त होता है और गुलशन सर का मैथमेटिक्स अब जो है पूरा स्टूडियो हम गुलशन सर के हवाले करेंगे। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है
तो गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स एकदम सीक्वेंस में, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एकदम सिस्टमेटिक वे में, अरेंज्ड वे में आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एप्लीकेशन के अंदर मिल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारा यूनिट नंबर कौन सा, यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ेंगे। चलिए फिर अब लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए। आई थिंक आज जो है नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं गुलशन सर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।